नमस्कार। रायबरेली और अमेठी में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की रैलियां हुई, उसने चुनाव को बिल्कुल 360 डिग्री मोड़ दे दिया है। जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी खटाखट वाला भाषण दे रहे हैं, टकाटक 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 खटाखट खटाखट खटाखट, वो ये बिल्कुल साफ बता रहा है। तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि रायबरेली और अमेठी की इंडिया की रैलियों के बाद बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस रैली के बाद जिस तरीके से हमने इंडिया गठबंधन को और मजबूत होते हुए देखा है, वहीं हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ मंदिर तोड़ने वाले भाषण के सहारे हैं। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इंडिया गठबंधन मोदी के ऊपर हावी दिखाई दे रहा है। इन सबको समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज कमाल हो गया है। रायबरेली और अमेठी में लड़ाई बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रही है। नहीं, यकीनन मुझे लगता है कि अमेठी में ये जो बार बार कह रहे थे कि अमेठी से भाग गया है राहुल गांधी, देखिए 2014 से या इसके पहले नरेंद्र मोदी जी जब चुनावी राजनीति में आए हैं, खासकर गुजरात से, प्रज्ञा जी आप यदि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो हमेशा इशू अपने तय करते हैं, एजेंडा खुद तय करते हैं और विपक्ष को अपने पाले में लाके मारते हैं। बिल्कुल। अपने एजेंडे पे बोलने के लिए विपक्ष को मजबूर करते हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव ये पहला चुनाव है नरेंद्र मोदी जी के जीवन में जहां विपक्ष उनको अपने पाले में खींच रहा है और विपक्ष उनके तमाम प्रयासों के बावजूद, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, उन्होंने कहा कि मस्जिद ये मंदिर पे बाबरी के ताले लग जाएंगे, उन्होंने कहा कि भाई विश्व में तुम्हारी पहचान करवाने वाला एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अरे विश्व में पहचान बाद में हो, पहले अपने देश को तो बचाओ। सवाल ये है, ऐसे कई बातें वो करते हैं बिना सर पैर की बात। बीच में कहने लगे कि अडानी अंबानी से ब्लैक पैसा लेके भागे हैं, ये ब्लैक पैसा लेके ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी तमाम चीजें वो इस बात को खूब प्रयास कर रहे हैं कि ये एन केन प्रकरण मेरे कब्जे में आ जाए। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, गिरता हुआ रुपया, लॉ एंड ऑर्डर और अपने बॉर्डर पे अपने साथियों के साथ जो संबंध है, बीजेपी की कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। कंट्रोल में चुनाव नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहा है। सही पकड़ा आपने। इंडिया गठबंधन बहुत हावी होता जा रहा है मोदी के ऊपर। इस तरह की जो भाषण शैली हम उनकी देख रहे हैं, पहले कभी नहीं देखा। कुछ भी बोल रहे हैं, एंड बंड कुछ भी मोदी जी बोल रहे हैं अपने मुंह से। मतलब मैंने मोदी जी को ऐसे असभ्यता, मतलब बिना इसके सर पैर की बातें करते हुए मैंने पहली बार देखा उनको। हाँ, वो भाषा मतलब यहाँ तक कि जो साक्षात्कार देते हैं वो साक्षात्कार में भी आप देखिए कैसी कैसी बातें करते हो। वो आध्यात्म की बात करने लगे हैं। चलो आध्यात्म ठीक है भाई, आप आध्यात्मिक है, हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप आध्यात्म की बात करना, फिर आप ये कहना वो कहना, फिर कहना कि भाई मैंने कभी मुसलमानों के खिलाफ बोला ही नहीं, मैं हिंदू मुसलमान जिस दिन करूंगा उस दिन तो मुझे राजनीतिक मतलब सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। तो आपने सिवाय हिंदू मुसलमान के किया क्या? और 24 घंटे भी नहीं चली उनका संकल्प। 24 घंटे बाद उन्होंने फिर हिंदू मुसलमान कर दिया। मैंने वही तो कहा, क्योंकि हिंदू, देखिए मुसलमान, पाकिस्तान, घुसपैठिए, ट्रिपल तलाक, हलाल, झटका, कब्रिस्तान, शमशान, हिजाब, इसके बगैर वो रह नहीं सकते। इनके पास देखिए क्या होता है, आदमी के पास जरा भी कोई उपलब्धि होती तो उसको उपलब्धि गिनाता है वो। और इस देश के लोग इतने मूर्ख नहीं है कि आपने बहुत कुछ अच्छा किया उसके बावजूद भी आपको लोग भगा देंगे। या तो एक होता है कि आपने इतना कुछ अच्छा किया है कि कोई इससे भी अच्छा करने की बात करता है तो आप लोग उसको चार्ज देते हैं। मनमोहन सिंह का सरकार कोई बुरी सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार बुरी नहीं थी, लेकिन इससे भी अच्छी सरकार हम दे सकते हैं। इस नए विकास की गाथा के साथ 2 करोड़ जॉब हर साल कौन देगा भाई? कोई सोचा नहीं था। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम होगी। लोगों को लगा कि यार ये इम्पॉसिबल टास्क करने जा रहा है कोई, ये महामानव आया है, लोगों ने दे दिया, लेकिन ये हवाबाज निकले। ये 5 साल के बाद इन्होंने फिर कहने शुरू कर, ये कह रहे थे कि आपने उनको 60 साल दिए, आप मुझे 60 महीने दीजिए। दिए लोगों ने 60 महीने, 5 साल दिए, फिर क्या 5 साल और चाहिए, फिर पुलवामा करवाया। ये सारा ये जो प्रकरण आपको करवाना पड़ता है, ये किस लिए करवाना पड़ता है?
और 2014 से लेकर 2017 तक देखा तो इनकी राजनीति क्या है। चुनाव लड़ो, जीतो, सरकार बनाओ। यदि आप हार गए और वो तो तो आगे वाली सरकार गिरा के सरकार बनाओ। मैं चुनाव के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। हाँ, बोले मैं चुनाव के बारे में सोचता ही नहीं। भोले भाले प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों और यहाँ पे अब यूपी में मुझे लगता है लगातार यूपी में चाहे इतनी सभाएं कभी नहीं की होगी। महाराष्ट्र में 20 रैलीज महाराष्ट्र में, भूतो न भविष्यति, रोड शो प्रधानमंत्री का पहली बार मुंबई में रोड शो, वो भी गुजराती बहुल इलाके में। पूरे मुंबई में रोड शो करना में शर्म आ रही थी। अच्छा सर, रायबरेली और अमेठी में हमने आज जिस तरीके से जन सैलाब देखा, जो कॉन्फिडेंस हम देख पा रहे हैं सर विपक्ष में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ है, इससे पहले कन्नौज में भी जबरदस्त जन सैलाब देखा हमने, और आज रायबरेली अमेठी में तो ऐसा लग रहा है कि गेम बिल्कुल पलट गया है अशोक सर। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी तो हार के बहुत करीब है और रायबरेली तो निकल गई हाथ से बीजेपी की, क्योंकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि रायबरेली जिता दो 400 पार पक्का, वो तो सर निकलती हुई दिखाई दे रही। नहीं, अभी देखिए, ये मतलब रायबरेली कोई बैरोमीटर नहीं है। रायबरेली पिछली बार भी नहीं निकला था, रायबरेली पिछली बार भी सोनिया गांधी जी के साथ था, तो आप 300 पे थे, आप 400 पार तो नहीं हुए थे ना। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि स्मृति ईरानी ने जब राहुल गांधी के सामने पहला चुनाव लड़ा और हार गई जी, तब स्मृति ईरानी ने 5 साल लगातार उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत की। फिर राहुल गांधी सेकंड चुनाव वायनाड से भी लड़े, अमेठी से भी लड़े, अमेठी में हार गए, और स्मृति ईरानी जी उसके बाद उनको इतना अहम आ गया, जो बोलते ना कि मैंने राहुल गांधी को हराया, और उस अहम के चलते उनमें से वो इंसान गायब हो गया, और वो अभिनेत्री और वो मंत्रीपन का जो ईगो था वो इतना हावी हो गया कि लोग उनसे टूट गए। उनका एरोगेंस देखिए आप, किसी पत्रकार को बोलना तेरा कौन से अखबार में काम करता है बता, मैं निकलवा दूंगी, ये जो एटीट्यूड था, नौकरी से निकलवा दिया बेचारे को। ये जो एटीट्यूड है, ये जो दम्भ है आपका, ये इसलिए कि मैंने राहुल गांधी को हराया। राहुल गांधी को आपने नहीं हराया, जनता आपके झांसे में आ गई। अब जनता करेक्शन करना चाहती है, तो जनता करेक्शन कैसा करेगी? राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आपको हरवा की जनता बता देगी कि स्मृति जी आपकी जगह है, और राहुल गांधी जी हम आपसे प्यार करते हैं। आप नहीं आए, आपने किसी एक सामान्य कार्यकर्ता को भेजा, तो हमने उसको जितवा के भेजा है, सिर्फ आपके लिए, ये बताने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी आपके साथ है। इतना महत्वपूर्ण चुनाव बीजेपी के लिए ये दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले बीजेपी इस चुनाव को बिल्कुल हल्के में ले रही थी कि अरे ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होता गया, ये पूरा चुनाव 360 डिग्री घूमता गया, और अब तो अमित शाह को ये कहना पड़ गया है कि आप रायबरेली जिता दो, 400 सीटें तो ऐसे आ जाएंगी। ये बात अमित शाह कह रहे हैं। कितना मजबूत भारी पड़ रहा है इंडिया गठबंधन, ये मैं जानना देखिए, इंडिया गठबंधन भारी पड़ने के 2-3 कारण है जी। इसके पहले 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2014 में तो यूपीए था, हाँ। इंडिया गठबंधन नहीं था। 2019 में भी यूपीए था, यूपीए बिखरा हुआ था, कांग्रेस अपने आप नेतृत्व के लिए लड़ रही थी जी, G20 ये वो। राहुल गांधी को कांग्रेसियों ने ही, मतलब जयराम रमेश का पहला हाथ है उसमें, पप्पू घोषित करने में इनको, दुर्भाग्य से आज वो मीडिया देख रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए, इसके बावजूद बीजेपी को लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत मार खाएगी। जो 5 साल हमने बोला वो किया नहीं, तो लोग वोट क्यों दो? फिर पुलवामा हुआ, फिर राष्ट्रवाद का तड़का लगा, और फिर राष्ट्रवाद का तड़का लगने से आप 300 पार हो गए। अब इस बार चीजें विपरीत है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई समाप्त हो गई है। कांग्रेस में यह तय हुआ गांधी परिवार का आदमी कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये भी गांधी परिवार ने तय कर लिया है कि वो प्रधानमंत्री पद भी नहीं रहेंगे। लिख लीजिए मेरे से, आज लिख लीजिए, मैं आपके चैनल पे सर आप तो ब्रेकिंग दे रहे हैं। जिन्होंने प्रज्ञा जी जिंदगी भर, जिसके दादा परदादा नानी दादी, मतलब परदादा दादा नानी, ये सब लाल किले से भाषण देते हुए, पिता लाल किले से भाषण देते हुए, उन्हें शौक नहीं है लाल किले के भाषण में और लाल दी की गाड़ी में घूमने का।
वो परिवार इससे ऊपर उठ गया है। हम्म। इसलिए वो चाहे तो सेकंड यूपीए में तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते, तो किसने रोका था उनको? लेकिन मनमोहन सिंह कंटिन्यू रहे। जी। और ये कांग्रेस की अंदरूनी ही लड़ाई थी, ये कांग्रेस की बेवकूफी थी या लूज। अब उसके बाद क्या हुआ? खड़गे जी अध्यक्ष बने, ये परिवारवाद का टैग अब चला गया। अब उसके बाद राहुल गांधी की पदयात्रा ने इस देश को बताया कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। राहुल गांधी पहले भी पप्पू नहीं थे, लेकिन इस देश को समझ में आ गया जब राहुल गांधी ने सड़क नाप के 1-to-1 संवाद किया। और उसके बाद जो मैच्योरिटी लोगों के दिमाग में आ गई कि ये बहुत मैच्योर्ड आदमी है, ये हमारी बात करता है। ये तब कोविड की बात कर रहा था जो बाद में सही हुआ। ये आदमी तब चाइना की बात कर रहा था जो बात सही हुआ। ये आदमी तब जीएसटी की बात कर रहा था जो बाद में सही हुआ। नोटबंदी के लिए इस आदमी ने आवाज उठाई थी, बाद में सही हुई। लैंड एक्विजिशन पे भट्टा परसोल किया, वो सही हुआ, नहीं तो बर्बाद हो जाते। राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा इशू उठाया जो देश का इशू नहीं था? राहुल गांधी ने डर तो नहीं दिखाया कि घुसपैठिए आ जाएंगे, मंगलसूत्र खींच जाएगा, ऐसा तो नहीं बोला राहुल गांधी ने। हाँ, एक डर जरूर दिखा रहे हैं राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन। ऐसा नहीं कि वो डर नहीं दिखा रहे, वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक डर दिखा रहे हैं कि संविधान बदलेगा। जी। और ये डर फालतू का नहीं है। बाबरी मस्जिद पे ताला, मतलब राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा, ये डर क्यों? मैं प्रधानमंत्री को पूछता हूं, ये डर क्यों? ये आपने क्यों कहा? उसके पिता ने तो ताले खुलवाए थे, वो ताला क्यों लगाएगा? क्या कभी कहीं किसी ने कहा है ये? आज तो बोल दिया है कि अगर लेकिन कांग्रेस वाले आ गए तो बुलडोजर चलवा देंगे। क्यों चलवाएंगे बुलडोजर? बुलडोजर तो आपकी बाप की बपोती है, बुलडोजर तो आपका ब्रांड है। वो बुलडोजर की राजनीति नहीं करते, वो लोगों को बसाने की राजनीति करते हैं। आप घर उजाड़ने की बात करते हो। जिसने आपका विरोध किया उसका घर उजाड़ दिया, चाहे आपके पार्टी में हो चाहे पार्टी के बाहर हो। ये तो उन्होंने नहीं कहा। हाँ, संविधान की बात क्यों करते हैं? क्योंकि लल्लन सिंह संविधान की बात करते हैं, अरुण गोविल संविधान की बात करते हैं, हेगड़े बात करते हैं, आपके आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक दोबराय वो कहते कि संविधान बदलना जरूरी है। फिर आप कहते हो 370 चाहिए। क्यों चाहिए 370? 370 होने से क्या होगा? चलो बताएं हमको। 303 और 370 में क्या फर्क है? आपकी बार 400 पार क्यों चाहिए आपको? किस लिए चाहिए? 277 में आप सरकार बना सकते हो, 300 में आप कंफर्टेबल रहते हो, 350 में आप ओवर कंफर्टेबल हो। आपकी पार्टी से कोई तोड़ता नहीं है, क्योंकि विपक्ष आपकी पार्टी तोड़ना नहीं चाहता। पार्टियों को तोड़ना, घरों को तोड़ना, परिवारों को तोड़ना, ये काम आपने किया। तो आपको 370 ही क्यों चाहिए? 370 इसलिए चाहिए कि आपको संविधान बदलना है, और उसके लिए 2/3 चाहिए। और संविधान बदल के आप क्या करेंगे? सर, आपको लगता है जो विपक्ष ये बात उठा रहा है, राहुल गांधी हर मंच पर लाल किताब लेकर जाते हैं जो कि संविधान की किताब है, और दिखाते हैं कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। आपको लगता है कि विपक्ष की ये बात जमीन पर लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या जो दलित समाज छिटक कर भाजपा के साथ चला गया था, अब वो बाबा साहेब आम्बेडकर, कांग्रेस को या फिर इंडिया गठबंधन को वोट करेगा? बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान बदलना मतलब रिजर्वेशन कैंसिल होना। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन किसी हालत में नहीं जाने दूंगा। मैं प्रधानमंत्री को एक सिंपल सवाल पूछता हूं, मैं सारे दलित भाइयों की तरफ से एक सवाल है, और दलित भाइयों को ये समझने की जरूरत है। मुंबई एयरपोर्ट भारत सरकार के अधीन था। उस एयरपोर्ट में जब अपॉइंटमेंट होती तो रिजर्वेशन मिलता या नहीं मिलता? वो एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया, अडानी को हो गया। क्या अडानी रिजर्वेशन के साथ रिक्रूटमेंट कर रहे? क्या इतना बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी बहुत सफाई से बात करते हैं।
वो बोलते मैं रिजर्वेशन नहीं हटने दूंगा। हम्म। लेकिन रिजर्वेशन कहां लागू होगा, वो जगह ही नहीं रहेगी तो रिजर्वेशन किस काम का। आपने कल कहा कि अशोक जी आप आइए लखनऊ, हम आपको 7 स्टार होटल में रुकवाएंगे। ये आपका प्रॉमिस मेरे किसी काम का नहीं जब तक वहां 7 स्टार होटल नहीं है। आप रिजर्वेशन नहीं हटाओगे, लेकिन रिजर्वेशन मिलेगा कहां। सारे तो प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं, पोर्ट, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, क्या प्राइवेट 2014 से लेकर 24 तक क्या देश का प्राइवेटाइज नहीं हुआ। हम्म। और आगे ऐसे ही होता रहेगा। महाराष्ट्र में स्कूल 65,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हम्म। सरकारी स्कूल पीपीपी मॉडल पे दे दिए। वहां क्या रिजर्वेशन होगा। पुलिस आउटसोर्स हुई है बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, जिससे ठेके से आप लोगे उसमें रिजर्वेशन होगा। आप ठेके से लोग लेते हो, उसमें नहीं बोलते हो कि इसमें 25 मुझे शेड्यूल कास्ट चाहिए, 25 शेड्यूल ट्राइब हम्म। चाहिए। सर तो ये आप बात तो ठीक है, रिजर्वेशन, आप लेकिन क्या रिजर्वेशन ऐसा ये किल बात कर रहे हो पहुंच पा रही है सर? दलित लोगों समाज के क्या बीच में। लोगों संविधान के, बचाने के लिए मैं वोट प्रज्ञा करेगा? जी लोगों के बीच में लगातार बोल रहा हूं। हम्म। और ऐसा ही नहीं, मेरा काम भाषण देना नहीं है, मेरा काम मात्र पत्रकारिता है, विश्लेषण करना है, खबरों पे हम्म। बात करनी है। लेकिन पहली बार जीवन में मैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई जी। के टैंक रोड से 9 अगस्त से, और इस देश में 9 अगस्त से मैं लगातार संविधान बचाओ इस विषय पे भाषण दे रहा हूं, बोल रहा हूं, गांव गांव जा रहा हूं। आज मैं सिरसा हूं, इसी हम्म। उपलक्ष्य में आया हूं अच्छा। कि संविधान क्यों बचाना है मुझे। ये संविधान बुरा नहीं है। जो विवेक दुबराय कहते हैं कि ये संविधान कूड़ा कड़ा हो गया है, मैं इस हम्म। संविधान की महानता बताने का प्रयास कर रहा हूं लोगों के बीच में जाके। तो सर एक तरफ तो संविधान बचाने को लेकर दलित समाज में नाराजगी है और एक तरफ क्षत्रिय समाज बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है, और अब तो राजा भैया ने भी ये बात मान लिया है कि हाँ क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। हाँ तो नाराज कौन नहीं है। हम्म। मैं अभी हरियाणा में हूं, या जाट नाराज है क्योंकि उनके बेटियों के साथ व्यभिचार करने वाले लोगों का आपने साथ दिया, उसके बेटे को आपने टिकट दिया, हम्म। उसको आपने पूरा संरक्षण दिया। हम्म। या किसान नाराज है क्योंकि उनको दिल्ली जाना था, इस सरकार ने रास्ते खोद खोद के उनको रोका, पंजाब के किसानों को हरियाणा में एंट्री नहीं करने दी। यहाँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि हम आपको दिल्ली नहीं जाने देंगे, चुनाव जीत के हम्म। आपने हमको दिल्ली जाने नहीं दिया, हम आपको दिल्ली नहीं जाने देंगे। यहाँ दलित पूछ रहा है कि हमारे बाबा का संविधान आप कौन सा बदलने वाले हो। आपके लोग जब संविधान बदलने जो बोलते हैं, क्यों नहीं अरुण गोविल का निकाल दिया, क्यों नहीं लल्लन सिंह को निकाल दिया, क्यों नहीं पार्टी में से हेगड़े को निकाल दिया, क्यों नहीं विवेक देवराय आज उस आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैनशिप से नीचे उतरते हैं। ये लोग क्यों आपके साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप उनके समर्थन में हो। आप पब्लिकली झूठ बोलते हो, जैसे आप झूठ बोलते हो कि मैं मुसलमान हिंदू नहीं करना चाहता, उतनी ही ताकत से आप झूठ बोलते हो कि मैं रिजर्वेशन बचा के रखूंगा। रिजर्वेशन समाप्त करना यह आपका पहला एजेंडा है। आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। सर ये झूठ चाहे जितना बोले, लेकिन एक सच्ची खबर अमेठी से मैं आपको बता दूं, एक सबसे बड़ी घटना हुई है जहां पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर कस्में खाई हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। बिल्कुल, करणी सेना का भी लफड़ा हुआ है वहां पे अमेठी में। हाँ 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 करणी सेना बिल्कुल। के किसी इसको कर दिया तो करणी सेना वाले भी रास्ते पे उतरा है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन अलग अलग तबकों भी मैं मानता हूं। बाय एंड लार्ज चुनाव में हम क्या बताते हैं, चुनाव में हम आते तो क्या बताते हैं। जो सत्ता पक्ष में वो अपनी उपलब्धि बताते हैं और आने वाले 5 साल का ब्लूप्रिंट देते हैं। जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष की कमजोरी बताता है और उससे बढ़िया मॉडल हमारा है ये पेश करता है। ये होता है चुनाव। चुनाव डर दिखाने का काम नहीं है कि घुसपैठी आ जाएंगे, तुम्हारी भैंसे खोल के लेके जाएंगे। अरे मुगल के जमाने में किसी मां का मंगलसूत्र नहीं खींचा किसी ने, जब मुगलों का राज था। अब कोई खींचेगा?
इससे ज्यादा वाहियात और बिना सरफिरी बात नहीं हो सकती। आपको लगता है सर जिस तरीके से आपको लगता है सर जिस तरह की पहले 4 चरणों में जो नाराजगी दिखी है क्षत्रिय समाज की, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखला गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बौखलाए वो तो उनके भाषणों से दिख ही रहा है। आपको लगता है कि ये 5वां चरण में भी बहुत बड़ा असर होने वाला है इसका? यकीनन, यकीनन ये 5 चरण, खासकर उत्तर प्रदेश जहां आप बैठी हैं प्रज्ञा जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा उत्तर प्रदेश बाकी है अभी, और ये 5वें चरण में भी जो सीटें हैं उसमें महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे, पालघर, ये सीटें हैं। कुछ कुछ खानदेश की 1-2 सीटें हैं। महाराष्ट्र और यूपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। महाराष्ट्र में ये सिंगल डिजिट पे आ रहे हैं। जो 40 अच्छा। सीटें थी ये 10 से नीचे होंगे। इन्हें मुंबई में सीट नहीं मिल रही है। एक पीयूष गोयल की छोड़ो तो बाकी सीटें इनके कब्जे में नहीं आ रही है, कि उन्होंने जो वहां अलग अलग राजनीतिक दलों को तोड़ा है, वो दल महाराष्ट्र के अपने दल थे। वो महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए थे। वो कहीं ना कहीं एक गद्दारी की फीलिंग जो है वो इनको डूब ले रही है। सर रायबरेली और अमेठी में जिस तरह की हमने रैलियां देखी, इंडिया गठबंधन का रोड शो देखा, जहां पर हमने देखा कि पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आया मजबूती के साथ। आपको क्या लगता है कि ये कितना ज्यादा असरकारक होने वाला है, और दूसरा कि इन रैलियों का कितना असर होगा जो हम जनसैलाब देख रहे हैं सर? अब ये 5वां चरण कितना मजबूत रैलियों, करेगा? देखिए दो टाइप की रैलियां होती हैं। हाँ, एक होता है आप पैसे देके लोगों को लाते हो, बिल्कुल। एक होता है कि आप बहुत बड़ा शो करते हो, चेयर खाली हो जाती है, गाड़ियां खाली होती है, सिर्फ गाड़ी गाड़ी चलती है, गाड़ी में कोई बैठे नहीं रहते लोग। ऐसे भी हमने देखे। ये कौन कर सकता है? जिसके पास संसाधन है, जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा इधर से उधर आ जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जिस विपक्ष का चॉपर हर तीसरे दिन चेक होता हो, जिनके अकाउंट फ्रीज हुए हो, जिनको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसे विपक्ष के रैली में यदि लोग भर भर के आए तो लाई नहीं जाते, वो आते हैं। और लेकिन सर लोगों का मोदी की रैलियां खुद बड़ी आना, फीकी दिख रही हैं इंडिया की रैलियों के आगे। तो पैसे देके भी लोग नहीं आ रहे होंगे, ये भी हो सकता है। और क्या हुआ उस दिन? वो अमेठी या रायबरेली में हुआ। वो कोई पत्रकार पूछ रहा था बेचारा, वो बोले 100 रुपए लेके आए हैं, तो उसको इतना मारा कि आदमी हाँ, रायबरेली में आदमी परेशान हो गया। तो कुल मिला के ये सब अब हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। सर हारी हुई बाजी से एक चीज और याद आई मुझे। पता है सर आज आपके पास समय बहुत टाइट है, स्केड्यूल टाइट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने सवाल आपसे पूछ लेना चाहती हूँ। योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि वो सनातन के लिए और देश के लिए 100 बार भी अगर हो सकेगा तो सत्ता को ठुकरा देंगे, कुर्बान कर देंगे। ये बात योगी आदित्यनाथ ने बोली है। सर केजरीवाल ने जो बात कहकर एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि अगर 400 पार आती है, अगर जीत जाती है एनडीए या फिर बीजेपी जीत जाती है तो फिर योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटा देंगे। इस बात का खंडन करने के लिए कोई बीजेपी नेता सामने नहीं आया। योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में अशोक सर बीजेपी तो छोड़ दीजिए, एक अदना सा नेता नहीं खड़ा हो रहा है। ऐसा क्यों? कैसा होगा? क्योंकि बीजेपी आज बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रही है। 2 मालिक ऊपर बैठे, वो हंटर चलाते और नीचे सब काम करते हैं। किसकी हिम्मत है योगी आदित्यनाथ का साथ देने की? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अकेले मुख्यमंत्री है बीजेपी के जो दिल्ली के आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। बाकी तो दिल्ली के सामने खड़े भी नहीं होते। कौन होगा? एकनाथ शिंदे होगा, यादव होगा, मोहन यादव, सैनी होगा हरियाणा का, गुजरात का पटेल होगा, कौन है? राजस्थान का शर्मा। ये मोदी जी को दूसरे दूर से झलक देख के मोदी जी ने हाथ हिलाया तो 3 दिन तक सोते नहीं। ये इतने अदने पिग्मी हैं, छोटे लोग हैं ये। तो इनको रबर स्टैम्प चाहिए, इनको दरबार में हुजूरे चाहिए, इनको दरबार में सरदार नहीं चाहिए जो इनके साथ नजर पे नजर मिला के बात करे। अब एक ही बचा है वो वहां पूरे देश में। धामी बेचारा चुनाव हारने के बाद गया तो वो तो इनके भगवान भरोसे है, वो क्यों हाथ करेगा? हिमाचल में सरकार नहीं है। 400 पार सीटें आती है तो केजरीवाल की बात क्या सच साबित हो सकती है? यकीनन, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे ये बात तो सफाई दे दी अमित शाह ने, लेकिन योगी रहेंगे मुख्यमंत्री की नहीं, इसकी कोई सफाई नहीं अभी तक।
नहीं नहीं, योगी जाएंगे, 100% जाएंगे। ये योगी की जगह ऐसे आदमी को लाएंगे जिसका मुझे पूछना पड़ेगा, प्रज्ञा जी ये किसका नाम लिया मुख्यमंत्री पद के लिए, और आप कहोगे कि सर हम भी ढूंढ रहे हैं। फिर पता पड़ेगा कि कई जब ब्लॉक लेवल पे अध्यक्ष था, पहली बार एमएलए बना और उसको यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया। चलिए, पांचवा चरण कैसे देख रहे हैं आप? लास्ट सवाल। सारे चरणों जैसा पांचवा चरण होगा। अब बाकी बचे हुए चरणों में क्या है, यह अंतिम चरण है। इन दो गुजरातियों के लिए ये अंतिम चरण बाकी बचे हैं। ये राशन बेल्ट आती है सर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से शुरू हो जाती है, और नरेंद्र मोदी के राशन बेल्ट, देखिए मंदिर गिर जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। प्रज्ञा जी, ह्यूमन नेचर है, कोई चीज किसी को लगातार मिलती रहे तो अपना अधिकार समझता है, फिर एहसान नहीं। अब इतने दिनों तक राशन मिल रहा है और 5 साल तक मिलेगा, कोई भी सरकार आएगी तो 5 साल का राशन रोक तो नहीं पाएगा। तो राशन अब हमारा अधिकार है, ऊपर तेल दाल बाकी चीजों का क्या सवाल। ये है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। यही कारण है कि तमिलनाडु में लगातार सरकारों में बदलाव होते रहे, हर सरकार ने बहुत कुछ दिया लोगों को, लोग आदी हो गए। शादी में मंगलसूत्र सरकार देगा, ये उनका अधिकार हो गया। सरकार के एहसान नहीं मानते हो, आप उसके साथ क्या दोगे? मंगलसूत्र के साथ कान के भी चाहिए, तो उसको वोट देंगे। तो 5 किलो ये दे रहे थे, इनने कहा हम 10 किलो देंगे। 10 देंगे। तो ये पांचवा हो गया मामला। बिल्कुल यकीनन के पक्ष में जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। आज आपका दिन बहुत व्यस्त था, उसके बावजूद अपने हमारे समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।